Hello students. Today in this lecture we will discuss the chapter sequence and series of class 11th. तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब सीक्वेंस एंड सीरीज़ को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस को ही समझ लें। सीक्वेंस डिस्कस करते हैं कि क्या होती है सीक्वेंस, और फिर उसके बाद सीरीज़, और फिर उसके बाद प्रोग्रेशन। ठीक है ना। सीक्वेंस से क्या बनी, सीरीज़ बनी, सीरीज़ से उसके बाद फिर प्रोग्रेशन बनी। तो क्या होती है बेटा सीक्वेंस? देखिए, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए सीक्वेंस इज ए डिस्क्रीट फंक्शन। ठीक है ना। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ए सीक्वेंस इज ए डिस्क्रीट फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो इसकी डोमेन में, सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो ऑलवेज 1 2 3 दीज आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स इसका क्या होता है, डोमेन होता है। मतलब कभी भी हम यूज करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। 1 लगाइए, फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 लगाइए, सेकंड टर्म मिलेगा, 3 लगाइए, थर्ड टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन, n लगाइए तो nth टर्म मिलेगा आपको सीक्वेंस का। ठीक है। सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं उनमें हम कॉमा लगा के यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। सीक्वेंस में कभी प्लस माइनस का यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है। सीक्वेंस में केवल हम जो टर्म्स होते हैं हमारे पास, जो टर्म होते हैं, टर्म के बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, फिर सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है। अब सीक्वेंस होती है एक रियल सीक्वेंस। ठीक है ना। अब रियल सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब है, जैसे 1 लगा दिया आपने, 2 लगाया, 3 लगाया, तो जो आउटपुट मिला आपको, ठीक है ना, जो टर्म्स मिला, वो अगर रियल का सेट है, अगर वो रियल नंबर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस बोलेंगे। अगर उसका आउटपुट आपको कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो ठीक है ना, तो वो रियल सीक्वेंस आपकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। ए सीक्वेंस हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो अब ये जो ना रियल सीक्वेंस, ये 2 तरह की हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पे। अगर काउंटेबल नंबर हैं उसमें, मान लीजिए कि उसमें काउंट कर सकते हैं आप नंबर ऑफ टर्म्स को, तो वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। और अगर हम उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है ना। फाइनाइट सीक्वेंस नहीं होगी, फिर वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर। ठीक है ना। सीक्वेंस भी 2 तरह की होती है, एक तो फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस, और एक होती है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस में हमें जो आउटपुट मिलता है, जो उसका रेंज होता है, वो हमें रियल नंबर से मिलता है। ठीक है ना। उसको हम रियल सीक्वेंस कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल है 3 -1 -5 -9 एंड सो ऑन, दिस इज द sequence, and other example is 9 7 5 3 and so on, this is the another example of a sequence। ठीक है। तो ये कॉमा लगा के हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लॉ काम नहीं करता है कि जिससे हम देख के कोई हम जो है ना अगला टर्म बता सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसका nth टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, कि हमारे पास ये टर्म्स क्या होगा। कभी कभी रिपीटिशन भी हो जाता है कि कोई सीक्वेंस ऐसी भी हो जाती है, मान लीजिए कि 1 1 2 2 2 3 4 5 5 ऐसे करके भी चल जाती है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो पैटर्न हम जो है ना, हमें यहाँ पर एक जो पैटर्न होता है, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि पैटर्न से हम आगे फाइंड कर लें, तो ये कभी कभी होता है, nth टर्म उसका आ जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम सीक्वेंस का कोई फॉर्मूला बना के हम उसका कोई टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपका सीक्वेंस होता है, कॉमा लगा के यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को हम, इसके टर्म्स को। ठीक है ना।
और एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास किसी भी रूल से हम सीक्वेंस बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप भी बना सकते हो कोई भी सीक्वेंस, जैसे मान लो किसी नंबर का क्यूब कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, अगले में उसका क्यूब कर दो 3 ऐड कर दो, अगले में फिर उसका क्यूब कर दो 4 ऐड कर दो। तो ये कोई एक जो ना ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक स्पेशल रूल हो जिसको सब जानते हैं। अपने अपने तरीके से कोई भी रूल यहाँ रूल्स बना सकते हैं और उस सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई a1 इक्वल टू 2, an प्लस 1 इक्वल टू 2an प्लस 3 अपॉन an प्लस 2। तो देखिए an की वैल्यू आपको गिवन है, an 2 दे रखा है, और an प्लस 1 की जो वैल्यू गिवन है ट्वाइस ऑफ an प्लस 3 अपॉन an प्लस 2। देखो a1 आपको दे रखा है, a1 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे a2 फाइंड करना है। तो देखो a2 तब मिलेगा जब मैं n की जगह पे यहाँ 1 लगाऊंगा, तो मेरे को a2 मिल जाएगा। तो n इक्वल टू 1 लगा दो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2, a2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n की जगह पे 1 लगाना है, a1 प्लस 3 अपॉन a1 प्लस 2। अब a1 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 2। तो आंसर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4, 4 प्लस 3 7, 7/4। ये आपका क्या हो गया, सेकंड टर्म आ गया। फर्स्ट टर्म आपको a1 इक्वल टू 2 दे रखा था और सेकंड टर्म आ गया आपका 7/4। अब आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है बेटा, तो थर्ड टर्म निकालेंगे तो n इक्वल टू 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 लगाने पर a3 मिलेगा। तो a3 इक्वल टू यहाँ 2 लगा देंगे, 2a2 प्लस 3 अपॉन a2 प्लस 2। तो ये बन जाएगा a3 इक्वल टू 2 इंटू a2 मैंने निकाल चुका हूँ, कितना है 7/4। तो ये 7/4 प्लस 3 अपॉन 7/4 प्लस 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा 14 प्लस 12 भी हो जाएगा 26, ठीक है ना, हाँ, प्लस 8 प्लस 7 15। तो ये हो जाएगा 26/15, ठीक है ना। 7 2 जा 14 और 4 3 जा 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26 अपॉन 8 और 7 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई कि एक फर्स्ट टर्म आपको दे रखा था, a2 आपके पास आ गया 7/4, a3 आ गया 26/15। इसी तरीके से आप n इक्वल टू 3 लगाएंगे तो a4 मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ a3 प्लस 3 अपॉन a3 प्लस 2, और दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 26/15। जैसा कि पता है a3 आपका आ चुका है, ठीक है ना, प्लस 3 अपॉन 26/15 प्लस 3 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा आपको वो फोर्थ टर्म मिल जाएगा सीरीज़ का, इसका सीक्वेंस का मिलेगा, सॉरी, ठीक है बेटा। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये हो जाएगा 52 प्लस 45 अपॉन 26 प्लस 30। तो ये बन जाएगा आपका 97 अपॉन 56। दिस इज़ द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इस तरीके से आप जो है ना ये कुछ सीक्वेंस के टर्म्स आपको अगर nth टर्म दे रखा है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता आपसे कि 2, ऐसे बोलता मैं आपको कि 2 और नेक्स्ट टर्म है a2 कितना है 7/4 और नेक्स्ट टर्म है आपका 26/15 और फिर 97/56। फिर मैं आपसे बोलता कि इसका नेक्स्ट टर्म बताइए, इसको सीक्वेंस को क्या इसमें पैटर्न यूज़ हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैसे फाइंड करेंगे, क्या तरीका है इसमें, क्या निकल रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। तो ऐसे जो है ना सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। वो जो है ना कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा जनरल फार्मूला नहीं होता हमारे पास an निकालने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने अपने तरीके से पर्टिकुलर कोई रूल्स बना लेते हैं और वो जो है ना सीक्वेंस बन जाती है, ठीक है बेटा। अब हम जो है ना चलते हैं, ये सीक्वेंस का आपको काम हो गया। सीक्वेंस आपने समझ ली होगी कि क्या होती है। टर्म्स को कॉमा लगा के यूज़ करते हैं, इसको कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं सीरीज़ पे। तो बेटा सीरीज़ देखिए, सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ में आपको क्या करना होगा, और सीरीज़
सीरीज में देखो बेटा, सीरीज क्या होती है? देखो आपने सीक्वेंस पढ़ी, लेट A1 A2 A3 A4 and so on AN, these are the terms of a sequence, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN आर द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। ये किसी सीक्वेंस के टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स को मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन यूज़ करूँगा प्लस माइनस, ठीक है ना। अब प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर, इन टर्म्स के अंदर, तो जो हमारे पास एक सीक्वेंस आएगी वही उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे, ठीक है ना। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग जो ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब क्या ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ a sequence we get a series, ठीक है ना। तो बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट ए सीरीज। या तो हम इनके टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें, तो जो हमें मिलेगा, जो वैल्यू हमें मिलेगी, जो एक सीरीज मिलेगी, वो मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा, उसको हम सीरीज बोलेंगे। क्या है, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन AN, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, हमारे पास एक सीरीज हो गई, ठीक है ना। क्या किया हमने बेटा, हमने यहाँ पर सीक्वेंस के टर्म्स को क्या कर दिया, हमने इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दिया। जैसे कोई सीक्वेंस मैं ले लूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 1 प्लस 3 प्लस 5 7 एंड सो ऑन, क्या है, ये एक सीरीज हो गई। और 1 3 5 7 ये भी एक सीरीज है, ठीक है ना। यहाँ पर एक सीरीज है ये, ठीक है ना। कुछ भी टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, -1 प्लस 2/3 -7/4, ठीक है ना, प्लस 8/7, ठीक है ना, -10/3 प्लस अप टू सो ऑन, दिस इज ऑल्सो ए सीरीज, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ये भी जैसे सीक्वेंस के टर्म्स है, वहाँ पर कोई निश्चित पैटर्न हमारे पास नहीं था, तो ऐसा ही यहाँ पर है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि उसके जो टर्म्स हैं हमारे पास सीक्वेंस के, उनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये दो ऑपरेशन हमने यहाँ यूज़ करे, ठीक है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले। तो इससे जो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो एक सीरीज आ गई, ठीक है। इसी को कहते हैं हम सीरीज। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट ए सीरीज, ठीक है बेटा। ये होती है आपकी सीरीज, ठीक है। तो ये सीरीज हो गई। अब आता है इसके आगे, जो सीरीज के आगे का जो प्रोसेस है वो है प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, प्रोग्रेशन ठीक है ना। अब देखिए प्रोग्रेशन क्या होती है। प्रोग्रेशन, इट इज देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, ठीक है ना। आपको पता है कि कोई भी सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि सर्टेन पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है ना, हो सकता है कि नहीं भी करते हों, ठीक है ना। तो वो ऐसी सीक्वेंस जिसके जो टर्म्स हैं कुछ सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ऐसी सीरीज़, और दे आर डिस्क्राइब्ड बाय सम एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द nth टर्म, दो सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रेशन का मतलब यही है कि जैसे हमने एक सीरीज़ बनाई,
ठीक है बेटा। सीरीज किससे बनी, सीक्वेंस के टर्म्स को मैंने ऐड और या सब्ट्रैक्ट में कर सकता हूँ, तो हमारे पास वो क्या बन जाती है, सीरीज। तो उस सीरीज का भी कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। अच्छा, अगर ऐसी सीरीज हमारे पास हैं जिनमें एक निश्चित पैटर्न होता है, ठीक है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। ए सीरीज which has a certain, which follow a certain pattern, which follows series which follows a certain pattern, ठीक है ना, is called a progression, ठीक है बेटा, ठीक है ना। ए सीरीज विच फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। मतलब एक ऐसी सीरीज जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ध्यान रखना है कि ए सीरीज विच फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। हाँ, तो स्टूडेंट आपने देखा कि सीरीज़ आपने समझ ली कि सीरीज़ क्या होती है। देखिए, प्रोग्रेशन और सीरीज़ में यही फ़र्क है कि ये ज़रूरी नहीं होता सीक्वेंस में कि कोई एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा हो, या फिर हम उसके लिए कोई nth टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला हम फाइंड कर सकें उसके लिए। लेकिन प्रोग्रेशन में ज़रूर ऐसा होता है कि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं इसके टर्म्स, ठीक है ना। जो ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म्स जो है ना, वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं, और ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो बेटा, अब प्रोग्रेशन के बाद अब हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं कितने टाइप की प्रोग्रेशन होती है अब यहाँ पे। तो देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। यहाँ पर 3 टाइप्स की प्रोग्रेशंस होती हैं हमारे पास। क्या क्या होती है, नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सेकंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। मेन तो हमारे पास ये प्रोग्रेशन हो जाती हैं, और इसके आगे भी फिर कुछ प्रोग्रेशन होती हैं कि इन दोनों को कंबाइंड करके बन जाती हैं, जैसे अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और AGP बना लेते हैं हम कि अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो दोनों के टर्म्स को कंबाइंड करके और जो हमारे पास प्रोग्रेशन बनती है उसको हम AGP बोलते हैं, ठीक है। और भी कुछ प्रोग्रेशंस हैं इसके आगे, जैसे लॉगरिथमिक हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज हैं, तो वहाँ तक धीरे धीरे पहुँचेंगे। लेकिन अब स्टार्टिंग हम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो देखिए स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसमें इसको देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका शॉर्ट फॉर्म है AP, हम बोलते हैं इसको। वैसे आप फैमिलियर होंगे इससे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है ना। 10th में भी आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हुई है। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन GP होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म, और ये होती है HP, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट में कहेंगे हम AP। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इट इज ए डिफरेंस। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ठीक है ना, यहाँ पर वो सेम होता है, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज द सेम,
ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A sequence is called an arithmetic progression in which the difference of a term and the previous term is same, ठीक है ना, या फिर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? समझ गए होंगे कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लें, जैसे मान लो A1 A2 और A3 A4 A5 A6 और अप टू सो ऑन AN। तो इनमें से कोई भी टर्म ले लें हम, ये दो टर्म ले लें, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं आपको, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, ठीक है ना, A3 माइनस A2, ठीक है, या फिर इनको ले लूँ मैं A2 माइनस A1, ठीक है ना, या फिर मैं इसको ले लूँ इन दोनों को, तो A4 में से A3 माइनस करूँगा, या फिर मैं इन दोनों को ले लूँ A5 में से A4 माइनस करूँगा, या A6 में से A5 माइनस करूँगा। दिस इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो ये ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब कभी भी और दो टर्म्स का जो भी कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लें, कोई भी दो टर्म्स हम ले लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं, तो इसके जो दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, और वो कांस्टेंट होना चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, ये कॉमन डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस होता है इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ आ चुकी होगी कि ए प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ इट्स टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंसिडर करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ऑफ दिस AP, ठीक है ना, कोई भी AP है। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। देन देखिए इसके टर्म्स फिर कैसे लिखेंगे हम, ये है A, ठीक है ना, ये हो गया A, फिर हो गया मेरे पास A प्लस D, ठीक है ना, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन, ठीक है ना। और देखो फर्स्ट टर्म A मैंने माना हुआ है, कॉमन डिफरेंस D ले लिया, तो मैंने हर टर्म में मैं इसमें D ऐड करूँगा ये मिलेगा, इसमें D ऐड करूँगा ये मिलेगा, इसमें D ऐड करूँगा ये मिलेगा। तो देखो डिफरेंस मेरे को क्या मिल रहा है, D मिल रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस D है, थर्ड का सेकंड का D है, फोर्थ का और थर्ड का D है, ठीक है ना। तो ये D डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है, तो ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है ना बेटा, ये सीरीज। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन हो गई हमारे पास, ठीक है ना, ये प्रोग्रेशन की टर्म्स हो गई। और ये हमारे पास देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म में इसको मैंने A1 लिखा, ये सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म क्या है A3, फोर्थ टर्म A4 और ये A5 एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म में कोई भी D नहीं है, जैसा कि ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे इस प्रोग्रेशन में कि A1 फर्स्ट टर्म में A है, सेकंड टर्म में एक D है। देखो A तो सब में ही आ रहा है, A सब में आ रहा है, और A2 में केवल एक D आ रहा है, यहाँ 3 है, A3 है तो 2D आ रहा है।
4 है तो 3D आ रहा है, 5 है तो 4D आ रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे D आ रहा है, जैसे जैसे हमारे पास टर्म की बात कर रहे हैं, जैसे A4 है तो 3D आ रहा है, A5 है तो 4D आ रहा है। तो अगर मैंने टर्म लिखना चाहा AN तो देखो कितने D आएंगे, आप ये बताइए। आप जब यहाँ से करके आप देख सकते हैं कि 1 में एक भी D नहीं है, 2 में एक D है, 3 आ रहा है तो 2D है, 4 है तो 3D है, 5 है तो 4D है, तो N है तो कितने D, N-1D, ठीक है ना। एक कम आएगा, 5 है तो 4D आ रहा है, एक कम D आ रहा है, 4 है, A4 में 3D आ रहा है, तो AN में क्या होगा, एक कम D आएगा, N से एक कम आएगा तो N-1D, और A तो सब में चल ही रहा है तो A प्लस तो आपका आना ही आना है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास A प्लस N-1 इंटू डी, दिस इज द nth टर्म ऑफ द AP, ठीक है ना। तो कभी भी ध्यान रखना, ये जो nth टर्म आपको अगर फाइंड करना है तो ये इसका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, nth टर्म ऑफ AP बी गिवन बाय AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। This is the formula to find out the nth term of an AP। तो nth टर्म है हमारे पास। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इस सीरीज़ में ये जो AP सीरीज़ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि सीरीज़ होती क्या है, ठीक है ना, प्लस माइनस ऐड करके जो उसके सीक्वेंस के टर्म्स को हम प्लस माइनस करते हैं तो सीरीज़ बन जाती है। और ऐसी सीरीज़ जिसमें एक सर्टेन पैटर्न होता है उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो एक सर्टेन पैटर्न है इसमें, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको अर्थमेटिक सीरीज भी कह सकते हैं। तो बेटा AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, दिस इज द nth टर्म। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये मेरे पास AP है, इसमें लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, AN, ठीक है ना। देखो इसमें लास्ट टर्म आप देख रहे होंगे कितने टर्म्स हैं, इसमें n टर्म्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5 कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो n टर्म्स हैं तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है ना। इफ द सीरीज हैज़ एंड नंबर ऑफ टर्म्स BN, ठीक है ना। मैंने n टर्म्स ले लिए, n टर्म्स मान लिए मैंने इसमें, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, AN ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म भी हमारे पास AN होगा। तो AN का फॉर्मूला फिर वही रहेगा, A प्लस N-1 इंटू डी। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी लास्ट टर्म का कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें, तो लास्ट टर्म मीन्स AN। जैसे मान लो किसी सीरीज में किसी AP में 10 टर्म है तो 10वां टर्म उसका लास्ट टर्म होगा। अगर उसमें 25 टर्म्स हैं तो 25th टर्म उसका क्या होगा, लास्ट टर्म बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं nth टर्म के, कि क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है। वैसे तो सिंपल सा प्रोसेस है कि जितना जौन सा टर्म आपसे निकालना चाहना है, आपको कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, जैसे 5th निकाल रहे हैं तो D एक कम करना है, ठीक है ना। आप 20th टर्म निकाल रहे हैं तो A प्लस 19D फॉर्मूला सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास 17th टर्म निकालना है तो A प्लस 16D फॉर्मूला हो जाएगा। अगर 100th टर्म निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 99D, एक कम D कर, ठीक है ना, एक D कम हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास एक जिसका हमें आंसर फाइंड करना है। हाँ बेटा देखिए, कंडीशन है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। AP का क्वेश्चन है, nth टर्म इसमें यूज होना है। और देखिए क्वेश्चन है, देखो, विच टर्म ऑफ द AP, which term of the AP, which term of the AP 84, 80, 76
84, 80, 76 इज 0, इज 0, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0, ये ए पी है हमारे पास, ये ए पी, और इसका कौन सा टर्म 0 होगा। पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास। फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना है, ए की वैल्यू है 84, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लिए, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म मैंने ये उठा लिए या फिर ये ले लिए, तो क्या है सेकंड टर्म में से मेरे को फर्स्ट टर्म माइनस करना है, या थर्ड से सेकंड माइनस करना है, या फिफ्थ से फोर्थ माइनस करना है। तो A2 कितना है, 80 माइनस 84 इक्वल टू -4, ये क्या हो गया, D हो गया। ये कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास, ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस आ गया। वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0, तो मैंने मान लिया कि इट्स nth टर्म, लेट इट्स nth टर्म इज 0। मान लीजिए कि इसका nth टर्म 0 है, इसका मतलब मैंने मान लिया कि इसका an 0 है। nth टर्म मान लिया तो लास्ट टर्म में an ही हो गया, तो an इसका 0 मान लिया, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 84 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 84 माइनस 4n प्लस 4 इक्वल टू 0, देन 4n इक्वल टू 88, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 22। इसका मतलब मैं ये समझ गया कि इसमें जो 22nd टर्म है, 22वां टर्म इसका क्या हो जाएगा 0। तो देखिए मैंने एक क्या किया था यहाँ पर, मैंने 1 बाई 1 ऐसे करके चेक नहीं किया कि इसमें से मैंने 4 माइनस कर दिया 80 आ गया, 4 माइनस कर दिया 76 आ गया, फिर 4 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। अगर 1 बाई 1 करते तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो एक सर्टेन पैटर्न यहाँ पर मिल गया। उसका nth टर्म हमारे पास पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका यूज करके हमने ये पता लगा लिया कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो फॉर्मूले से सॉल्व करके आपको ये पता चल गया कि इसका 22nd टर्म क्या होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10th and 18th term of an AP, द 10th, तो ये कह रहा है 10th टर्म, देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। 10th and 18th टर्म ऑफ एन AP आर 41 and 73। तो 10th टर्म इसका 41 है, ठीक है ना, किसी AP का 10th टर्म क्या है 41, और 18th टर्म 73 है, ठीक है ना। 10th टर्म क्या है हमारे पास 41, और 18th टर्म हमारे पास है 73। तो इसका 26 टर्म पूछ रहा है, क्या होगा 26 टर्म। तो पूछ रहा है कि इसका कोई मेरे पास AP है, उस AP का 10th टर्म 41 है, 18th टर्म 73 है, तो उसका 26 टर्म क्या होगा। इसका मतलब देखो 10th टर्म में 41 आया और 18th टर्म में 73 आया, तो सीरीज़ बढ़ रही है, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। जब सीरीज़ इंक्रीज करती है, ठीक है ना, जब AP इंक्रीज करेगी तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, और जब प्रोग्रेशन AP जो है ना हमारे पास डिक्रीज करेगी, कम होती जाएगी, तो उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि A10 इक्वल टू 41 है, तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। ठीक है बेटा, और इस AP का जो फर्स्ट टर्म मैंने A मान लिया, कॉमन डिफरेंस इसका D मान लिया,
तो क्या करना है, A10 का फॉर्मूला लगा दूंगा, जैसा कि पता है आपको AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो बेटा देखो AP के क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे ज़्यादा AND का रोल है, एंड का रोल बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। ये एंड जो है ना, एंड ध्यान रखना, एंड का रोल इतना है कि अगर आपके पास ये एंड नहीं है, वैसे एग्जैक्ट ये AND है, मतलब A फर्स्ट टर्म, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, D का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इस एंड का मतलब ही ये है कि इसमें 3 टर्म्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ इस एंड से, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है, एक नंबर ऑफ टर्म्स हैं और कॉमन डिफरेंस है। अगर ये 3 पर फोकस करना है आपको, ठीक है ना, AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको इन 3 वैल्यूज़ पर फोकस करना है। अगर तीनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, ठीक है ना, तीनों वैल्यूज़ अगर आपके पास हैं तो कुछ भी फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है ना, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10th टर्म गिवन है, 18th टर्म गिवन है। तो मुझे फोकस क्या करना है कि मैं A और D तो ज़रूर फाइंड करूँगा, ठीक है ना। जब तक A और D का पता नहीं चलेगा तब तक मैं कुछ और वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता यहाँ से। तो देखो n की जगह पे मैंने मान लिया 10, क्योंकि मेरे को 10th टर्म दे रखा है तो n की जगह पर 10 लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा A10 इक्वल टू A प्लस 10-1 90, जैसा कि आपको बताया था। A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 90, एक D कम होता है, ठीक है ना, 10th टर्म में 90 आएगा। तो अब मैंने क्या कर दिया, देखो A10 की वैल्यू दे रखी है 41, तो ये हो गया 41, इक्वेशन नंबर 1 बना दी। सिमिलरली बेटा A18 क्या हो जाएगा मेरे पास, A प्लस 17D, ठीक है ना, एक D कम हो जाएगा, 18 है 17D, और ये कितना है मेरे पास 73, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। 9 माइनस 17 कितना हो जाएगा, माइनस का 8D इक्वल टू 41 माइनस 73 कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 2 और ये 3 माइनस का 32, ठीक है बेटा, माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D की वैल्यू 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4। तो D की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 4 हो गई, ठीक है बेटा। तो ये D की वैल्यू 4 हो गई। अब मेरे को देखो D की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं A की वैल्यू निकालूंगा, तो किसी भी इक्वेशन में इस D की वैल्यू को पुट कर दूंगा, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो A प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू लगा दी मैंने 4 इक्वल टू 41, A प्लस 36 इक्वल टू 41, A इक्वल टू 41 माइनस 36 इक्वल टू 5। तो मेरे पास है क्या मिला, A की वैल्यू 5 मिल गई। तो मेरे को ये पता चल गया कि इस AP में फर्स्ट टर्म 5 है, 5 से शुरू हो रही है और कॉमन डिफरेंस 4 है, मतलब 4 टर्म्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 26 टर्म निकालना है। तो बेटा A26 टर्म कैसे निकलेगा पता ही आपको, A प्लस कितना D, 26 से 1 कम कर दें, A प्लस 25D, A प्लस 25D। तो क्या करना है बेटा, A और D मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, इन दोनों वैल्यू को यहाँ लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू D दैट इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 5 प्लस 100 इक्वल टू 105। तो दिस इज योर आंसर। इसका 26 टर्म क्या हो जाएगा, 105, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। और क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP -1, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP। अब AP क्या गिवन है आपके पास, AP गिवन है -1 माइनस 5/6, -1 माइनस 5/6, -2/3 माइनस 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है ना, 10/3। कहाँ तक जा रही है, 10/3 लास्ट टर्म है इसका, ठीक है ना। कह रहा है कि -1 माइनस 5/6 -2/3 -1/2 अप टू सो ऑन 10/3। देखो ये नेगेटिव टर्म्स हैं, ये पॉजिटिव हो गया लास्ट में जाके, इसका मतलब सीरीज बढ़ रही है, ठीक है ना, इनक्रीज हो रही है, क्योंकि
ये पॉजिटिव हो गया लास्ट में जाके, इसका मतलब कुछ बढ़ के पॉजिटिव हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए कि जो nth टर्म है, मतलब इसमें n टर्म्स हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये A1 हो गया, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, अप टू 1 ये AN है। इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि इसका nth टर्म 10/3 है। अरे ये फर्स्ट टर्म हो गया बेटा, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड हो गया, लास्ट में मैंने वो nth टर्म मान लिया कि मान लो कि इसमें n टर्म्स होंगे, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरे पास, a = -1 दे रखा है आपको। देखो फर्स्ट टर्म को a ही मान लेते हैं, A1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, A1 या एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो a = -1 यहाँ पर अब मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, A2 में से A1 माइनस कर दूंगा। A2 क्या है मेरे पास -5/6 और माइनस कर दूंगा A1 कितना है -1 और ये बन जाएगा, देखो माइनस माइनस है प्लस 1 - 5/6 हो जाएगा। ये 1 प्लस का, ये -5/6, इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/6, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/6। अब इस कॉमन डिफरेंस मेरे पास है और फर्स्ट टर्म मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, an की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं अब n तो फाइंड कर ही लूँगा, क्योंकि आपको पता ही है एंड वाला फॉर्मूला a, n और d, ठीक है। a और n मेरे पास हैं, a और d मेरे पास हैं, तो मैं n निकाल लूँगा, जिसमें कि an आपको दे रखा है, ठीक है ना। देखो a, n, d अभी बताया था और an, ठीक है ना। ये 4 वैल्यूज होती हैं, a, n, d और an। इनमें से कोई 3 है तो चौथी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मेरे को a और d पता है तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं कि इसका ये टर्म कौन सा होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, an की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर कितना 10/3, तो मैं an का ही फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो an का फॉर्मूला मेरे पास है a + n - 1 × d, क्या है a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी है 10/3 = a की वैल्यू कितनी है -1 + n - 1, n तो मेरे को फाइंड ही करना है, n - 1 × d की वैल्यू 10/3। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे और d की वैल्यू 1/6, सॉरी ये 1/6 हो जाएगा बेटा, और ये 10/3 = -1 1/6। अब मैं क्या कर दूंगा इसको कि इसका एलसीएम ले लूँ मैं इसको, ये बन जाएगा -6 + n - 1/6, ठीक है ना। और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 = -6 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ n - 7। तो बेटा यहाँ से मेरे को n की वैल्यू हो जाएगी 20 + 7 दैट इज इक्वल टू 27। तो मुझे ये पता चल गया कि इस सीरीज़ में 27 टर्म्स हैं, मतलब ये वाला जो टर्म है वो 27वां टर्म है, ठीक है ना। 27वां टर्म हो गया ये। तो मुझे ये भी पता चल गया कि जब ये 27वां टर्म है तो इसमें 27 ही टर्म होंगे, 27 टर्म होंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो है ना क्वेश्चन इस तरीके से ये सॉल्व हो गए। तो ये एपी आपको ये समझनी है, ठीक है बेटा। इसके जो कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं उनको आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है बेटा। तो करिए मेहनत बेटा। थैंक यू वेरी मच।